अफगानिस्तान में कुछ और दिन चला सरकार का गठन। पंजशीर घाटी पर कब्जे के लिए तालिबान लड़ाकों और एनआरएफ के बीच संघर्ष जारी। दोनों पक्षों ने किए अपने अपने दावे। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आज करेंगे कतर का दौरा। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण सहित रिकॉर्ड 19 पदक जीतकर अपने अभियान का किया शानदार समापन। पैरालंपिक के अंतिम दिन बैडमिंटन में कृष्णा नागर ने स्वर्ण और सुहास यतिराज ने जीता रजत पदक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों पदक विजेताओं को दी बधाई। आज होने वाले समापन समारोह में अवनी लेखरा होंगी भारतीय दल की ध्वजवाहक। नमस्कार, डीडी न्यूज पर ताजा तरीन खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं नदीम अंसारी। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म जयंती पर हर साल देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमनी में हुआ था। ये दिन सभी शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का दिन है। देश भर में स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से लेकर कोचिंग सेंटर्स में डॉक्टर राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने के साथ ही इस दिन टीचर्स डे से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने इस अवसर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्वविख्यात थे। उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। यह हम सभी को ज्ञात है कि शिक्षक दिवस का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक दार्शनिक और विद्वान के रूप में विश्वविख्यात थे। यद्यपि उन्होंने अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया, परंतु वो चाहते थे कि उन्हें एक शिक्षक के रूप में ही याद किया जाए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी याद किया। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया करते थे। वे अपने स्कूल के एक अध्यापक के विषय में बताया करते थे कि जिनके पढ़ाने की रोचक शैली के कारण बचपन में ही उनमें एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने की ललक पैदा हुई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि उन्हें जब भी अवसर मिलता था वे अध्यापन कार्य में लग जाते थे। ऐसी विभूतियों ने समाज के निर्माण में शिक्षकों के कार्य की महत्ता को रेखांकित किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी शिक्षा नीति को छात्रों के बीच संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने वाली और उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित करने वाली होनी चाहिए। प्रिय शिक्षकगण, पिछले वर्ष लागू की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारतीय समाज में गुरु शिष्य की बहुत ही गौरवशाली परंपरा है, जिसमें गुरु न केवल शिष्यों को शिक्षा का ज्ञान देते हैं, बल्कि वो एक स्वस्थ समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज हैदराबाद में 11वें वार्षिक चिकित्सा शिक्षक दिवस पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर ये बात कही। परंपरा, the tradition of the relationship between the guru and the student is known and talked about. The guru is someone who shows the virtuous path, shapes character, brings about enlightenment and awakening, preserve culture and transform our future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा, शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक समुदाय को शुभकामनाएं। युवाओं के बौद्धिक विकास में अध्यापकों की अहम भूमिका होती है। ये सराहनीय है कि कैसे शिक्षकों ने कोरोना संकट में भी नवाचार कर छात्रों की शिक्षा को जारी रखना सुनिश्चित किया। मैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी विद्वता एवं देश के लिए उनके योगदान को याद करता हूं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्रदान करने के लिए आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि इस बार शिक्षा दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का भी दिवस है। दिवस पे जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन होना शुरू हुआ है, जिसमें हम 21वीं सदी को एक नई ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। और आज की शिक्षक दिवस इसीलिए महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन का पहले सालगिरह के अवसर पे यह पहला शिक्षक दिवस है। और बात करते हैं केरल की। केंद्र सरकार ने केरल में निपाह वायरस से एक बच्चे की मौत के बाद राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NSDC ने एक टीम केरल के दौरे पर भेजी है। ये टीम राज्य सरकार को तकनीकी सहायता देगी। इसके अलावा केंद्र ने राज्य को तत्काल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की सलाह दी है और मृतक के परिवारों, रिश्तेदारों, गांव और उससे जुड़े क्षेत्रों, विशेषकर मल्लपुरम में सक्रिय मामलों की खोज करने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि राज्य में पिछले 12 दिनों के दौरान पीड़ित के संपर्कों की ट्रेसिंग की जाए, संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जाए और अधिक से अधिक लोगों के सैंपल कलेक्ट कर उसकी टेस्टिंग करवाई जाए। इससे पहले आज सुबह केरल के कोझिकोड के एक अस्पताल में निपाह वायरस के संक्रमण से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। लड़के को 4 दिन पहले बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें से निपाह के 3 नमूने पॉजिटिव पाए गए थे। बच्चे के सीधे संपर्क में लोगों की सूची बनाई गई, जिसमें से किसी में भी निपाह के लक्षण अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। राज्य सरकार ने कल देर रात स्वास्थ्य अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक के बाद राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा कि पड़ोस के जिलों मल्लपुरम और कन्नूर को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। साल 2018 में भी केरल के कोझिकोड और मल्लपुरम जिले में निपाह वायरस के मामले सामने आए थे। दक्षिण भारत में निपाह वायरस बीमारी का पहला मामला केरल के कोझिकोड जिले में 19 मई 2018 को आया था। राज्य में 1 जून 2018 तक इस संक्रमण से 17 मौतें हुई थी और 18 मामलों की पुष्टि हुई थी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 68 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं कल शाम 7 बजे तक 62.25 लाख वैक्सीन लगाई गई। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकरण की पहली खुराक सभी पात्र लोगों को सफलतापूर्वक दे दी गई है। इस कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तीन देशों की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल डेनमार्क के विदेश मंत्री जेप्पे कोफोड के साथ भारत डेनमार्क संयुक्त आयोग की चौथी बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त कार्य समूह के कई क्षेत्रों में हुई निरंतर प्रगति पर चर्चा की। बैठक में इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र भी शामिल किया गया। डॉक्टर जयशंकर और डेनमार्क के विदेश मंत्री कोफोड ने 2020 में हुई आभासी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप संयुक्त कार्य योजना के काम की भी समीक्षा की।
विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और डेनमार्क के बीच महत्वपूर्ण हरित साझेदारी में काफी प्रगति हुई है। विदेश मंत्री की वेस्टास, ग्रांडफोस, CIP, हाल्डोर, टॉप्सो और मास्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वाणिज्य संगठन के प्रतिनिधियों के साथ उपयोगी बातचीत हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो महत्वपूर्ण हरित साझेदारी साकार करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने जेप्पे कोफोर्ड को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इन सबों को एक साथ लाने की पहल की है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का कल कोपेनहेगन में डेनमार्क की रानी मार्गरेट द्वितीय ने स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत के प्रति महारानी की हार्दिक भावनाओं की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर 2 से 5 सितंबर तक 3 देशों स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की 4 दिनों की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने अपने डेनमार्क के समकक्ष जेप कोफेट और वेस्टास के CEO एंडरसन के साथ नाव में सवारी की, जो कि वायु और जल क्षेत्र में साझेदारी का संकेत था। और अब खबर अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के पंजशीर में विरोधी सेना के खिलाफ तालिबान का हमला क्षेत्र में बारूदी सुरंग होने की वजह से धीमा पड़ गया है। तालिबान के सूत्र के हवाले से बताया गया है कि पंजशीर में लड़ाई जारी है, लेकिन राजधानी बाजारक तक जाने वाले मार्ग और प्रांतीय गवर्नर परिसर में बारूदी सुरंग बिछी होने से उसके लड़ाके तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्थानीय नेता अहमद मसूद के वफादार विपक्षी समूह राष्ट्रीय प्रतिरोधी मोर्चा NRF के एक प्रवक्ता ने कहा कि तालिबानी लड़ाके कपीसा प्रांत और पंजशीर की सीमा पर दारबंद हाइट पर पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें पीछे धकेल दिया गया। स्वयं को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने वीडियो जारी कर कहा कि वो पंजशीर घाटी में हैं और वहां तालिबान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालकर कतर ले जाए गए 57,000 से ज्यादा लोगों को यूरोप होते हुए अमेरिका पहुंचा दिया है। कुछ लोग अब भी यूरोप में हैं जो अमेरिका जाने की प्रक्रिया में हैं। करीब 1,24,000 लोगों को पिछले महीने काबुल से निकाला गया था, जिसमें से कई कतर सहित पश्चिम एशिया के मिलिट्री बेस होते हुए अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी ब्रिगेडियर जनरल गेराल्ड डनहुई के अनुसार अब कतर में 1,400 से भी कम लोग हैं जिन्हें निकाला जाना बाकी है। अमेरिका के शीर्ष सैन्य जनरल ने पिछले कई हफ्तों में अफगानिस्तान से अमेरिकियों, अफगानों और अन्य लोगों की निकासी के दौरान उनकी सेवा के लिए अमेरिकी सेना के जवानों का आभार जताया है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष सैन्य जनरल मार्क मिले ने 1,24,000 लोगों को सुरक्षित निकालने की सराहना करते हुए कहा कि जवानों ने एक साथ काम करते हुए अत्यधिक साहस, अनुशासन और क्षमता दिखाई। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 3 सप्ताह बाद राजधानी के सबसे बड़े पैसे बदलने वाले बाजार सराय शहजादा को एक बार फिर से चालू कर दिया गया है। शनिवार को बाजार खुलने के साथ हजारों की संख्या में लोग पैसे बदलने के लिए कतार में खड़े नजर आए। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो गई है। गत सप्ताह बैंक खुले रहे, लेकिन उन्होंने सीमित सेवा के साथ काम किया। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम सेवा ने शुक्रवार से काम करना शुरू कर दिया था। अमेरिका के लुइजियाना में ईडा तूफान के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले सप्ताह तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए उत्तर पूर्वी अमेरिकी राज्यों में न्यू जर्सी के मैनविले और न्यूयॉर्क सिटी का मंगलवार को दौरा करेंगे। तूफान ईडा के कारण न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आई तबाही के बाद मलबे को हटाने का काम जारी है। इस तूफान से अमेरिका में कम से कम 44 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते शुक्रवार को तूफान प्रभावित लुइजियाना का दौरा किया था और वहां रहने वाले लोगों को जल्द ही बिजली बहाल करने का वादा किया था। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने कहा है कि वह अगले सप्ताह तक अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर प्रवासियों को कार्य वीजा देने की योजना तैयार करने में मदद करने का आग्रह करेंगे। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रवासियों पर बोलते हुए लोपेज ओब्राडोर ने कहा कि उनकी सरकार प्रवासियों को देश के दक्षिण में रखना चाहती है ताकि यात्रा के दौरान उन्हें कोई जोखिम न उठाना पड़े। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि वो विश्व शक्तियों के साथ 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने की खातिर बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसी लक्ष्य उन्मुख वार्ता की मांग कर रहा है जिससे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाया जा सके। फ्रांस और जर्मनी ने जून में ईरानी चुनाव के बाद ईरान से परमाणु समझौते पर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए कहा था। फ्रांस में अनिवार्य स्वास्थ्य पास के खिलाफ लगातार 8वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा।
पेरिस में पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एक अंडरग्राउंड शॉपिंग मॉल में बड़ी संख्या में जमा होकर पुलिस विरोधी नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को भी पुलिस ने तितर बितर कर दिया। फ्रांस में अनिवार्य स्वास्थ्य पास एक QR स्कैन कोड के साथ आधिकारिक दस्तावेज है जो कोविड-19 की दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को दिया जाता है। कई फ्रांसीसी रेस्तरां, संग्रहालयों और खेल स्थलों ने अपने परिसर में प्रवेश प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य पास अनिवार्य कर दिया है। फ्रांस में कोविड-19 के 68,26,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,14,000 से अधिक है। अर्जेंटीना में सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के तौर तरीकों के खिलाफ सैकड़ों लोग सड़कों पर एकत्र हो गए। प्रदर्शनकारियों ने देश में कोविड-19 से मरने वाले 1,12,000 से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कासा रोजाडा के पास चट्टानें रख दी। अर्जेंटीना में कोविड-19 के 52,02,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। और अब बात करते हैं पैरालंपिक की। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों ने शानदार सफलता हासिल की। इस खेल में भारत को कुल 4 मेडल हासिल हुए, जिनमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ने गोल्ड हासिल किया, जबकि सुहास एलवाई को सिल्वर और मनोज सरकार को कांस्य पदक हासिल हुआ। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीता। पुरुषों के एकल मुकाबले के SH6 कैटेगरी के फाइनल में कृष्णा ने हांगकांग के खिलाड़ी को 2-1 से मात दी। इस बीच प्रधानमंत्री ने कृष्णा नागर से फोन पर बात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक शानदार प्रतियोगिता रही। इसी कड़ी में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। पुरुषों के एकल मुकाबले के SH6 कैटेगरी के फाइनल में कृष्णा ने हांगकांग के खिलाड़ी को 2-1 से मात दी। नागर ने पहले गेम को जीतकर बढ़त बना ली थी, लेकिन हांगकांग के खिलाड़ी ने वापसी की और दूसरा गेम अपने नाम किया। लेकिन तीसरे गेम में नागर ने अपने प्रतिद्वंदी को कोई मौका नहीं दिया और गोल्ड पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कृष्णा नागर को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, कृष्णा नागर का ऐतिहासिक प्रदर्शन, मजबूत और दृढ़ निश्चय होकर आपने पैरा ओलंपिक के बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी काबिलियत साबित की और तिरंगे का परचम लहराया। आपकी उत्कृष्टता काबिले तारीफ है। कई भारतीय आपसे प्रेरित होंगे। बधाइयां और शुभकामनाएं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर नागर को बधाई दी। पीएम ने लिखा कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर खुशी हुई। कृष्ण नागर की शानदार उपलब्धि ने हर भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। स्वर्ण पदक जीतने पर उन्हें बधाई। आगे के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण नागर ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं देश का नाम रोशन कर पाया और किसी भी खिलाड़ी के लिए गोल्ड जीतना उसका सबसे बड़ा सपना होता है। मैं गोल्ड मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। एक पैरालंपिक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हर प्लेयर का जो ड्रीम होता है वो होता है कि वो पैरालंपिक में मेडल लेकर गया है। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं गोल्ड मेडल लेकर गया हूँ मेरे इंडिया के लिए। और मैं मेरा मेडल जो है मैं डेडिकेटेड करना चाहूँगा मेरे फादर, मदर एंड मेरे अंकल आंटी, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा यहाँ तक आने के लिए। और बहुत जो भी उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए, आज वो सारे पूरे हुए। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नागर के स्वर्ण पदक जीतने की खुशी में उनका परिवार, दोस्त, कोच जयपुर के SMS स्टेडियम में इकट्ठा होकर मैच देखा और उनकी जीत का जश्न मनाया। नागर के पिता ने उनकी जीत को ऐतिहासिक बताया और खुशी जाहिर की। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना अपना मुझे कैसा लग रहा है। लगातार अच्छा खेल दिखाया था। लगातार बड़े जब से पूरी उम्मीद थी गोल्ड जीतने की। आपको यकीन था कि गोल्ड आएगा? पक्का। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन बैडमिंटन के लिए और राजस्थान बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा देश को इस पर गर्व है। कृष्ण नागर के इस गोल्ड मेडल के साथ ही भारत के टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदकों की संख्या 19 मेडल हो गई है, जो अब तक के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। स्पोर्ट डेस्क, DD न्यूज। और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एलवाई ने रजत पदक जीत लिया है। सुहास को फाइनल में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी लुकास मेजुर से शिकस्त मिली। सुहास ने पहला गेम जीतकर मुकाबले में बढ़त बना ली थी। हालांकि अगले दोनों गेम जीतकर लुकास ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया और स्वर्ण जीता। पैरा बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 में सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। फाइनल में सुहास का मुकाबला विश्व नंबर 1 खिलाड़ी लुकास मेजर से था। सुहास ने
पहला गेम आसानी से जीता, लेकिन दूसरे गेम में फ्रांस के खिलाड़ी ने वापसी करते हुए मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। तीसरे गेम में भी लुकास मेजुर ने सुहास पर दबाव बनाए रखा और मैच को 2-1 से जीतने में कामयाबी पाई। इस तरह लुकास मेजुर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए और सुहास को रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा। लेकिन ये रजत अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुहास यतिराज को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सुहास यतिराज को बधाई, जिन्होंने पैरालंपिक में विश्व नंबर 1 को कड़ी टक्कर दी और बैडमिंटन में रजत पदक जीता। एक सिविल सेवक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए खेलों को आगे बढ़ाने में आपका समर्पण असाधारण है। उपलब्धियों से भरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं सुहास की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सेवा और खेल का अद्भुत संगम। सुहास यतिराज ने अपने असाधारण खेल की बदौलत पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने सुहास एलवाई से फोन पर भी बातचीत की। मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, इसी दिमाग को लेके जाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग रह जाते हैं सर। लेकिन जो बिल्कुल करते रहते हैं वो कहीं पहुंच जाते हैं सर। तो आपने करके दिखाया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है सर। और उत्तर प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है सर। और आपने सर एक बात कही थी, जब हम लोग सर जकार्ता में मुझे ब्रॉन्ज मिली थी सर एशियन पैरा गेम्स में, हम लोगों को आपने बुलाया था, तो सर आपने एक बात कही थी, हमें जब संबोधन किए थे, आपने कहा था तो आपने ऑलरेडी जिंदगी में आप जीत लिए, तो ये तो आप जीत ही लोगे। वो सर हमेशा मुझे याद रहती है कि जब आपने इतनी इंस्पायरिंग वर्ड्स कही थी सर, तो आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर कि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है सर, कि बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। देखिए, आप तो मेरे कलीग हैं, देश का सरकार से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति मेरा कलीग है, तो कलीग के नाते मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ सर। ये आपके बड़प्पन है सर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सुहास को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, शानदार जीत सुहास एल यतिराज। आप दो अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं और आपने उन दोनों में शानदार काम किया है। महान कौशल, समय प्रबंधन और दृढ़ संकल्प, बधाई हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुहास यतिराज के रजत पदक जीतने पर उनको बधाई दी। आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं सी सुहास एलवाई को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। सिल्वर मेडल जीतने के बाद सुहास यतिराज ने कहा कि ये उनके लिए खुशी का पल है। किसी भी खिलाड़ी का अपने देश के लिए मेडल जीतने का सपना होता है। I've never been most disappointed and most happy in my life because coming so close but yet so far. But still, winning a Paralympic silver medal is not a small feat. I'm extremely proud and happy for what I have done in last few days. For any sports person, there is no higher achievement than Olympic or Paralympics. So this means the world to me. सुहास के रजत पदक जीतने पर उनके परिवार में भी उत्साह का माहौल है। उनकी पत्नी ने कहा कि वे बेहद खुश हैं और पैरालंपिक इतिहास में ये एक नया अध्याय है। मेरे लिए नहीं, ये पूरे देशवासियों के लिए एक हर्ष का विषय है और पैरा गेम्स में एक नया कीर्तिमान है। सिविल सर्विसेज के लिए हमारे लिए एक कीर्तिमान है और इट इज़ अ पिनैकल क्लाइमैक्स ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ पास्ट 6 years। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पदकों के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। गौरतलब है कि सुहास यतिराज गौतम बुद्ध नगर में बतौर जिलाधिकारी कार्यरत हैं। ये पहली बार है जब किसी सिविल सर्वेंट ने सेवा में रहते हुए पैरालंपिक में कोई पदक जीता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। खेल मंत्री का कहना है कि देश में खेलों में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। ओलंपिक ही नहीं, पैरालंपिक में भी खिलाड़ियों को पूरे देश से समर्थन मिला है। सबसे बड़ी बात है कि खेलों के प्रति सोच बदलने की, और जब सरकार
हर तरह की सुविधाएं दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं खिलाड़ियों से बात करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर समाज के बाकी वर्ग भी, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, फेडरेशन हो, आम आदमी की सोच को भी, आज मैं फ्लाइट में था तो बहुत सारे लोग आकर बधाई दे रहे थे कि ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत ने बहुत अच्छा किया है। तो एक बदलाव आया है, जो पहले कभी केवल क्रिकेट के लिए मिलता था, अब ओलंपिक्स खेलों के लिए भी देखने को मिल रहा है। ये हम बदलेंगे, लोगों की जुड़ाव और होगा, सब स्टेक होल्डर्स इकट्ठा मिलकर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत आगे और अच्छा करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।